नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर हम डालते हैं विस्तार से नजर। कौन कौन सी अहम खबरें हैं जरा आपको सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले आज हम 5 खबरों पर नजर डालने वाले हैं। वॉर, टैरिफ वॉर का करेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनेंगे? क्या उनकी धमकी सच हो जाएगी? भारत पर 50% टैरिफ लगाकर हमारी अर्थव्यवस्था को झकझोरने की? अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत के एक्सपर्ट्स धराशायी हो जाएंगे? लेकिन ये डर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा एक ट्विस्ट दरअसल इस पर सामने आया है। अमेरिका की अपनी ही सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी ने ट्रंप की इस धमकी पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आगे की खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। भारत की आर्थिक हालत कैसी है वो भी हम बताएंगे। ट्रंप के टैरिफ हमले का असर कितना होगा और कैसे पलटवार हुआ है वो भी आपको डिटेल देंगे। बस कुछ ही देर इंतजार आपको करना होगा। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे दरअसल दूसरी खबर जब हम बताएंगे कि डिग्री नहीं दिखेगी। क्या प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक होगी या रहस्य बनी रहेगी? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में जिस मामले को टाल दिया है उससे देश में सवालों का एक नया दौर शुरू हो गया है। क्या जनता को जानने का अधिकार अब निजता के नाम पर सीमित कर दिया जाएगा? और क्या यह कदम लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी पर सवाल खड़ा करता है? आगे की खबर हम आपको इस फैसले की पूरी कहानी और इसके राजनीतिक और सामाजिक मायनों के रूबरू कराएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि असली सच्चाई आपको बताएंगे क्या हाईकोर्ट ने कहा है प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र दरअसल बढ़े किराए की करेंगे। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ गया है, लेकिन क्या यह बढ़ोतरी सिर्फ कुछ रुपयों का फर्क भर है या फिर इसका असर आम आदमी की जेब पर भी भारी पड़ने वाला है? सवाल यह भी है कि जब महंगाई अपनी सीमा पार कर चुकी है तो क्या यह किराया बढ़ाना मजबूरी है या फिर एक बड़ी चुनौती? आज हम आपको इस बढ़ोतरी के पीछे छिपे आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से रूबरू कराएंगे। बताएंगे आपको आखिर क्यों मेट्रो का सफर अब आसान नहीं रहा है। हमारे साथ बने रहिए, कुछ ही देर में आपको डिटेल देंगे। इसके अलावा जिक्र करेंगे एक रिटायरमेंट की। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैदान पर शोर मचाए बिना ही अपनी छाप छोड़ जाते हैं। चेतेश्वर पुजारा उन्हीं में से एक हैं। जब टीम इंडिया संकट में थी तब उन्होंने किस धैर्य से और जज्बे से टीम को संभाला, ये बात हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू जाती है। उनकी कहानी सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट की असली परिभाषा गढ़ने की है। आज हम आपको बताएंगे कैसे पुजारा ने कई बार हारती हुई टीम को जीत के करीब पहुंचाया। उनका टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना क्यों है एक युग के अंत जैसा, अब से कुछ देर बाद आपको बताएंगे। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे अलविदा फ्रैंक को। दरअसल हम अलविदा कहेंगे। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो कानून की कठोर दुनिया में भी इंसानियत की चमक बिखेर जाते हैं। फ्रैंक कैप्रियो उन्हीं में से एक थे। उनके फैसले सिर्फ कागज के नियम नहीं थे बल्कि दिल से निकलते हुए एक संदेश थे जो हर किसी के दिल को छू जाते थे। लेकिन आज उनकी दुनिया से विदाई ने एक सवाल उठा दिया है। क्या न्याय व्यवस्था में अब भी इंसानियत की जगह बची है? आगे हम आपको बताएंगे उस जज की कहानी जिसने दिखाया है न्याय केवल सख्ती नहीं बल्कि दया और समझ भी होती है। अब से कुछ देर बाद फ्रैंक को अलविदा कहेंगे। जिंदगी के बारे में बताएंगे, कैसे सोशल मीडिया पर उनकी रील्स वायरल होती रही, कैसे सोशल मीडिया पर उनके जो फैसले हैं वो वायरल होते रहे। इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे नजर। जाते जाते बात पते की आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत दरअसल करेंगे ट्रंप के टैरिफ पर। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर भारत पर 50% टैरिफ का हमला करेंगे? और अगर हां तो क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी? क्या भारतीय एक्सपोर्टर्स तबाह हो जाएंगे? और क्या न्यू इंडिया एक बार फिर अमेरिका की नीतियों के नीचे झुक जाएगा? रुकिए, सस्पेंस यही खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से शुरू होता है एक ऐसा जवाब जो आया है ट्रंप के ही देश से, और वो भी उनके बयान के खिलाफ। अमेरिका की ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच रेटिंग्स, जो रिपोर्ट जारी करती है और वो ट्रंप के 50% टैरिफ की चेतावनी पर इकोनॉमिक तमाचा मारती है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं आगे भी तो भारत पर टैरिफ का हमला करते हैं तो भारतीय जीडीपी पर असर केवल मामूली होगा, क्योंकि अमेरिका को भारत का निर्यात कुल जीडीपी का सिर्फ 2% है, यानी कि जितनी बड़ी बात उतना छोटा असर।
फिच यही नहीं रुकता है, उसने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि भारत की रेटिंग BBB पर बरकरार रखी और कहा कि 2025 और 26 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। अब आप सोचिए, जब दुनिया मंदी, महंगाई और महाशक्तियों की मार्ग के बीच कांप रही है, तब इंडिया उस दौर में भी संभावनाओं की रेल की पटरी से नहीं उतर रहा है बल्कि दौड़ रहा है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ये रिपोर्ट भारत की आर्थिक कूटनीति की वो चुप्पी है जिसमें शब्द नहीं आंकड़े बोलते हैं। और जहां बात हो रिफॉर्म्स की, तो फिच ने मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों को इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज बताया। रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर ये सुधार पूरी तरह से लागू होते हैं तो उपभोग बढ़ेगा, रिस्क घटेगा और भारत की फाइनेंशियल सेहत और मजबूत होगी। और इस बीच महंगाई पर भी अच्छी खबर है। आरबीआई की सख्ती और खाद्य कीमतों की नरमी से कोर इन्फ्लेक्शन नियंत्रण में है और रेपो रेट में 2025 तक 25 बेसिस पॉइंट की और कटौती की संभावना है। मतलब यह है कि जब अमेरिका में चुनावी शोर, बयानबाजी का दौर होगा, भारत के बुलेट ट्रेन पर बैठकर आंकड़ों से जवाब दे रहा है। वहीं भारत है जो टैरिफ की धमकियों से नहीं डरता है बल्कि अपनी नीति सुधारों और रणनीति से दुनिया को भरोसा दिलाता है। अब भारत सिर्फ सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी नहीं बल्कि सबसे ठोस भी है। ट्रंप को अब समझना होगा, नया भारत सवालों से नहीं डरता है, वो जवाब तैयार रखता है और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज के मुंह से। तो अब तय हो गया है, देश को देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जानने का अधिकार नहीं है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा था। अदालत ने कहा है कि निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ऊपर है। अब सोचिए, जिस देश में नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त एक क्लर्क से लेकर चपरासी तक को अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी पड़ती है, वहां देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति डिग्री पर चुप्पी साध सकता है और कानून भी उसे चुप रहने की छूट दे देता है। क्या यही है पारदर्शिता की परिभाषा? क्या यही है सबका साथ, सबका विश्वास? और जब कोर्ट कहता है कि सिर्फ जिज्ञासा के आधार पर जानकारी नहीं मांगी जा सकती, तो क्या लोकतंत्र में जनता की जिज्ञासा अब गुनाह है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जवाब क्या खूब है, हम रिकॉर्ड दिखा देंगे लेकिन जनता नहीं देख सकती। वाह, ये कौन सा लोकतंत्र है जहां यूनिवर्सिटीज रिकॉर्ड कोर्ट के कमरे में खोल सकती है लेकिन देश के सामने नहीं। आरटीआई का मकसद ही था पारदर्शिता, जवाबदेही, लेकिन अब ये कानून भी डिग्री पर जाकर बौना पड़ गया है। विश्वविद्यालय कहता है कि डिग्री मांगना सिर्फ उत्सुकता है, कोई जनहित नहीं। तो क्या सिर्फ वोट मांगना ही जनहित है? क्या डिग्री की पारदर्शिता से जनता का कोई लेना देना नहीं है? प्रधानमंत्री को चुनते वक्त उनका हर भाषण जनहित का मुद्दा बनता है लेकिन डिग्री नहीं। ये वही डिग्री है जिस पर बहस सालों से चल रही है। कभी विपक्ष ने पोस्टर छापे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी विश्वविद्यालयों ने डिग्री की तस्वीरें पेश कर दी, लेकिन अब मामला कोर्ट में है और जवाब है कोई जरूरत नहीं है सार्वजनिक करने की। एक तरफ सरकारी विज्ञापन में एक लाइन जरूर होती है कि सरकार आपकी है, आपको जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ जवाब देश का सबसे बड़ा चेहरा कटघरे में हो तो जवाब की जगह निजता की दीवार खड़ी कर दी जाती है। अब सवाल सीधा है, क्या देश केवल जनता से पारदर्शिता मांगता है या सत्ता से भी? और अगर कोई आरटीआई लगाकर सिर्फ ये पूछता है कि 1978 में बीए की परीक्षा में कौन कौन पास हुआ, तो ये किस तरह से गोपनीय दस्तावेज बन जाता है? आखिर जिस यूनिवर्सिटी में नाम दर्ज कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी को अब खुद की पुष्टि पर भरोसा नहीं है। क्या ये अजीब नहीं लगता है कि एक दौर था जब यूनिवर्सिटीज खुद ही डिग्री लिस्ट अखबारों में छापा करती थी और आज आरटीआई से भी कतराया जा रहा है? और आखिर में सवाल प्रधानमंत्री से नहीं, सिस्टम से है। क्या ये वही नया भारत है जहां डिग्री पर बहस करना राष्ट्र विरोधी और सवाल पूछना अफवाह फैलाना माना जाता है? जहां चाय वाला होने पर गर्व होता है लेकिन डिग्री वाला होने पर राज बन जाता है? क्या ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जो जवाबदेही से परहेज करता है और पारदर्शिता को निजता की आड़ में छिपा देता है? प्रधानमंत्री की डिग्री सच में है या नहीं, शायद अब ये सवाल बड़ा नहीं रहा। असली सवाल है कि क्या लोकतंत्र में जनता को जानने का हक अब डर से डराया जाएगा?
कभी जो कहा जाता था कि दिल्ली मेट्रो आम आदमी की रफ्तार है, आज वही मेट्रो जेब पर वार करती दिख रही है। और इस बार वार छुपा नहीं, ट्वीट के जरिए हुआ है। किराया बढ़ गया है जनाब। सवाल यह नहीं है कितने रुपए बढ़े हैं, सवाल यह है कि जिनकी सैलरी नहीं बढ़ती उनका किराया क्यों बढ़ता है। आज से दरअसल दिल्ली मेट्रो का सफर 1 से 4 रुपए महंगा हो गया है और एयरपोर्ट लाइन पर 5 रुपए का स्पेशल झटका भी मिल गया है। सोशल मीडिया पर यात्रियों की आवाजें गूंज रही हैं। छोटा सा फर्क कहकर सरकार ने हमारी जेब पर बड़ा फर्क डाल दिया है। किसी ने कहा खुले नहीं मिले, किसी ने कहा अब कार्ड रखना मजबूरी है। लेकिन असल बात यह है कि महंगाई के इस दौर में यह सिर्फ किराया नहीं, मिडिल क्लास की उम्मीदों पर जीएसटी जैसा टैक्स है। कहा गया सुबह शाम छूट मिलेगी, लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये छूट महंगाई की हकीकत को छू भी सकती है। 8 साल बाद किराया बढ़ा है, लेकिन जिस सिस्टम को लोग अब तक अपनी सुविधा मानते हैं, आज वही सिस्टम खर्च बन चुका है। और दिल्ली मेट्रो जो कभी स्मार्टनेस की पहचान थी, अब महंगी मजबूरी बनती जा रही है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपने मेट्रो को सबसे सफर की क्रांति बताता था, आज वही मेट्रो अचानक से आपकी जेब पर स्टीलिंग टैग लगा रही है। दिल्ली मेट्रो में किराया बढ़ गया है और ये छलावा 8 साल बाद खुला है। हाँ, सिर्फ 1 से 4 रुपए तक मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि जिनकी पगार नहीं बढ़ी उनका परिवहन खर्च क्यों बढ़ रहा है। दिल्ली मेट्रो ने 25 अगस्त से ये बढ़ोतरी लागू कर दी है, जहां 0 से 2 किलोमीटर की न्यूनतम किराया अब 11 रुपए होगा। 32 किलोमीटर से अधिक दूरी अगर तय कर रहे हैं तो 60 की जगह अब 64 रुपए देने होंगे। कुल मिलाकर 8 साल के बाद पहली बार यह बदलाव आया है। डीएमआरसी इसे मामूली बताते हुए कह रहा है कि बिजली, रखरखाव, सुरक्षा, नेटवर्क विस्तार की लागत बढ़ गई है, लेकिन जनता पूछ रही है स्मार्ट कार्ड वालों को 10% और पीक आवर में धीमी छूट मिलेगी, पर क्या इससे उन रोजमर्रा कमाए पर असर मुमकिन है। सोशल मीडिया की जबान तो कह रही है 10% बढ़ोतरी की बड़ी चालाकी, 10 रुपए से सीधे क्यों नहीं बढ़ा दिया। जब जनता मेट्रो चलाने को प्रेरित की जाती थी तो किराया बढ़ाकर उस आदमी का ताज क्यों झटका दिया है। कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो अफोर्ड कर नहीं पाती है। मेट्रो स्टेशन का ये जो किराया वगैरह होता है ये अफोर्ड नहीं कर पाती है। कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो बढ़ा है किराया, ये थोड़ा सा मैक्सिमम कम होना चाहिए कि मिडिल क्लास लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें और उसी तरीके से यूज कर सकें। आपका मानना है कि जो किराया बढ़ा वो कम होना, थोड़ा कम रहना चाहिए। जो अपने लेवल पे है वो अपने लेवल पे ही रहना चाहिए। चीज को मतलब एक तरीके से ठीक है, अगर उनका टैक्स ज्यादा आ रहा है, उनको कन्वीनियंस के लिए ज्यादा चार्ज लग रहा है, तो गवर्नमेंट का वे ठीक है। बट हम लोगों को थोड़ा मतलब वैसे पे करने में आसानी हो, उसके लिए उनको कन्वीनियंस बनाना चाहिए। जैसे जो मेट्रो कार्ड है वो हर जगह यूज नहीं होता, वो एक मेजर दिक्कत है। बाकी वो लोग अगर 2 या 4 रुपए बढ़ा भी दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए था। एक्चुअल इससे होता क्या है कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लोड पड़ता है, फाइनेंशियल लोड पड़ता है। किराया कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ उतनी फैसिलिटी भी होनी चाहिए मेट्रो में ना। कितना क्राउड होता है, सुबह 8 बजे के बाद में, ऑफिस टाइम के बाद में आप डबल डोर खोलते हो, क्यों? हर किसी का ऑफिस का टाइम वैल्यूबल होता है। इसको देखते हुए कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। किराया बढ़ा दिया, ठीक है, ट्रैफिक से छुटकारा मिल गया, लेकिन बात तो वहीं आ गई ना। जब मेट्रो में लाइन में लग के टाइम वेस्ट करना है तो सीआरपी वाले कर क्या रहे हैं वहां पे, सीआईएसएफ वाले कर क्या रहे हैं वहां पे, जो इतनी सारी जनसंख्या रखी हुई है वहां पे बढ़ा करके। मैं इतना ही बोलूंगा कि टाइम की वैल्यू देखिए जरा क्या होता है। सुबह 8 बजे के बाद में डबल डोर खुलता है एंट्री के लिए, क्यों? चेकिंग के लिए क्यों खुलता है डबल एंट्री के लिए? पैसे हम दें, लेट हम हो ऑफिस में, वो तो आके अपनी घंटी बजा के बैठ गए वहां पे आराम से। देखिए जरा द्वारका में अभी भी क्या हाल हुआ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पालम के मेट्रो में देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जरा देखें जाकर के वहां पे क्या होता है, ऊपर सीढ़ियों तक लाइन लगी हुई है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो मैदान पर शोर मचाकर नहीं, सन्नाटे में इतिहास लिखते हैं, और चितेश्वर पुजारा उन्हीं नामों में आते हैं।
ना किसी विज्ञापन की चकाचौंध, ना सोशल मीडिया पर तूफान, बस एक शांत चेहरा और बल्ले से निकलती शुद्ध टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा। जब टीम इंडिया को भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों सा बिखर चुका होता था, तब तीसरे नंबर पर उतरता था एक चेहरा, शांत, संयमित, मगर भीतर से फौलाद। 2010 में बेंगलुरु की गर्मी हो या फिर 2021 में ब्रिस्बेन की चोटों से छलनी पिच, पुजारा ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि वक्त खरीदा, लय को मोड़ा और टेस्ट की परिभाषा फिर से गई। जोहान्सबर्ग की 153 रन की पारी हो या रांची ने 525 गेंदों पर तना 202 रन का किला, हर एक इनिंग में पुजारा ने भारतीय क्रिकेट की उम्मीदों को गिरने नहीं दिया। 2018 का एडिलेड टेस्ट याद है, जब इंडिया 41 पर 4 था, तब पुजारा ही थे जो दीवार बनकर खड़े रहे, अकेले लड़ते रहे, गिरते नहीं, झुकते नहीं। और फिर 2020 और 21 की वो ऐतिहासिक पारी, ऐतिहासिक सीरीज, सिडनी की ठोकरें, ब्रिस्बेन की चोट, शरीर पर 10 से ज्यादा बॉल्स लगी लेकिन बल्ला नहीं हिला, हिम्मत नहीं टूटी। उस टेस्ट में पुजारा सिर्फ एक रन ही नहीं बना रहे थे, वो नई पीढ़ी को सिखा रहे थे कि क्रिकेट सिर्फ स्ट्राइक रेट का खेल नहीं है, कभी कभी ये संघर्ष की लंबाई से भी ज्यादा जीता जाता है। पुजारा का जाना यानी कि उनका अलविदा कहना क्रिकेट को सिर्फ एक खिलाड़ी का रिटायरमेंट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट से उस जज्बे का विदा लेना है जो टीम के लिए खुद को भुला देना सिखाता। ये विदाई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक युग का अंत है, एक ऐसे खिलाड़ी का जिसने शोर नहीं मचाया पर इतिहास में अपनी जगह चुपचाप दर्ज करवा दी। भारत की नई दीवार बनकर 2017 का रांची टेस्ट हो या 2018 का एडिलेड, जहां भारत 41 पर 4 विकेट गंवा चुका था, तब भी पुजारा ने जैसे खुद को चोटों और संघर्ष के बीच पनाह दी, लंबी पारी खेलते हुए टीम को संकट से उभारा। ये वो पल थे जब हर कोई हार मान चुका था, पर पुजारा अपनी एक लाजवाब पारी से टीम को उम्मीद देते रहे। फिर 2020 और 21 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो एक टेस्ट क्रिकेट की नई परिभाषा लिख गई, जहां सिडनी की कठोर पिच पर उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि शरीर पर लगने वाली बॉल्स को झेलकर भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बनकर खड़े रहे। उनकी चोटों की कहानियां, उनके संघर्ष के किस्से तब वायरल हुए जब उन्होंने उस दौरान अपनी जान तक की परवाह किए बिना मैदान पर डटे रहना चुना। ब्रिस्बेन टेस्ट में भी उन्होंने वही जज्बा दिखाया, जहां दूसरे बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे, पुजारा ने शताब्दी का पीछा करते हुए 56 रन की धीरज भरी पारी खेली और अंत में भारत को सीरीज में जीत दिलाई। पुजारा की ये कहानी सिर्फ रन बनाने की नहीं है बल्कि टेस्ट क्रिकेट के असली मायने समझाती है, जहां धैर्य, हिम्मत और स्थिरता से जीत हासिल होती है। उनकी पारियों ने युवाओं को दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में हर रन तेज नहीं होता है, कभी कभी एक एक गेंद खेलना भी शान की बात होती है। उनकी मौजूदगी ने टीम इंडिया को तब सहारा दिया जब हर कोई हार मान चुका था। उनका जाना टेस्ट क्रिकेट का एक युग समाप्त होने जैसा है, क्योंकि वो थे भारत की वो नई दीवार जिसने टीम को गिरने नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। इसलिए पुजारा की विदाई सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, कहानी खत्म होना नहीं है, बल्कि उस सब्र और समर्पण का अंत है जिसने भारतीय क्रिकेट को लंबे समय तक संभाले रखा। जब क्रिकेट के दिग्गजों की चर्चा होती है तो चेतेश्वर पुजारा का नाम सुनहरे अक्षरों की तरह चमकता है, जो कहता है कि असली बहादुरी वही है जो शोर नहीं मचाता, असली बहादुर वही है जो शोर नहीं मचाता पर मैदान पर छा जाता है। भारत की क्रिकेट प्रेमी जनता के लिए पुजारा हमेशा याद रहेंगे, धैर्य, साहस की मिसाल, जो किसी तूफान से डरकर नहीं बल्कि उसके बीच डटकर मुकाबला कर। आज जब वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं तो ये वक्त उनके दम जज्बे, उनकी उन अनगिनत पारियों को सलाम करने का है जिन्होंने क्रिकेट के असली जादू को जीवित रखा। कभी कभी इस दुनिया में ऐसे इंसान आते हैं जो कानून के कठोर साए में भी इंसानियत की गर्माहट बिखेर देते हैं। फ्रैंक कैप्रियो, जिन्हें हम दुनिया का सबसे दयालु न्यायाधीश कहते हैं, वो सिर्फ एक जज नहीं थे, वो एक उम्मीद की किरण थे, एक वहम की तरह जो साबित करता था कि न्याय सिर्फ नियम कानून नहीं बल्कि समझ, सहानुभूति और इंसानियत भी है। वो एक ऐसे दौर में न्याय देते थे जब कोर्ट रूम सिर्फ करवाहट और सख्ती की जगह होते जा रहे थे।
उनके फैसले, उनके शब्द, उनकी मुस्कान लाखों लोगों के दिलों में इंसानियत का दीप जला गए। उनका अंदाज इतना अलग था कि उनकी सुनवाई देखना एक तरह से सीखना था। कैसे किसी की गलती को समझाया जाए, लेकिन उसे सजा देने से पहले उसकी तकलीफ को भी महसूस किया जाए। वो गरीबों, कमजोरों और परेशानों को सबसे बड़े सहारे थे, जो अपने छोटे मोटे जुर्मों में फंसे होते थे, लेकिन उनकी पीड़ा किसी जुर्म से कम नहीं होती। फ्रैंक कैम्प्रियो ने अपनी अदालत को केवल न्याय देने की जगह नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत का घर बना दिया। उन्होंने ट्रैफिक उल्लंघनों, पार्किंग टिकट्स, घरेलू विवादों में फैसले सुनाए, पर उन फैसलों में दिल की धड़कनें थी, उस सहानुभूति की चमक थी जो शायद हमें आजकल कहीं खोई हुई दिखती है। एक बुजुर्ग की कहानी है जो अपने कैंसर पीड़ित बेटे को अस्पताल ले जा रहा था। जब उसे जुर्माना लगाया गया, कैम्प्रियो ने उस जुर्माने को माफ कर दिया और कहा, 90 साल से ऊपर की उम्र में भी परिवार का ख्याल रखना ही असली न्याय है। उनकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने खुद गरीबी देखी, संघर्ष किया, जूते पॉलिश किए, दूध बेचा, लेकिन कभी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कानून की किताबें पढ़ी, पर लोगों के दिलों को समझना उनकी सबसे बड़ी पढ़ाई थी। उन्होंने सख्ती नहीं बल्कि समझदारी के साथ न्याय किया। जब दुनिया तेज फैसलों के लिए दौड़ रही थी, वो धैर्य और प्रेम के साथ न्याय करते थे। आज जब वो हमसे दूर चले गए हैं, तो उनकी कमी सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में महसूस होगी। जहाँ इंसानियत की हिफाजत के लिए वो खड़े थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि न्याय केवल कानून का पालन नहीं बल्कि इंसानियत का सम्मान है। उनके जाने से जो खालीपन होगा, उसे भरना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम भी उनके दिखाए रास्ते पर चले, जहां हर फैसले के पीछे दिल हो। फ्रैंक कैम्प्रियो का नाम सिर्फ एक न्यायाधीश का नाम नहीं है, बल्कि एक मिशन बन गया था, न्याय सबके लिए बिना किसी भेदभाव के। आज उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी कहानी, उनकी सीख, उनकी दया हमें हमेशा याद दिलाएगी कि न्याय सिर्फ कानून नहीं बल्कि प्यार और समझ भी है। हम उस जज को याद करते हैं जिसने सिखाया, दिखाया, इंसानियत के बिना कोई न्याय पूरी तरह से न्याय नहीं हो सकता। आज जब दुनिया से सबसे दयालु न्यायाधीश का साया हमसे हट गया है, तो हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम भी उनके उस आदर्श को अपने दिलों में जीवित रखें, जहां इंसानियत की जीत हो, सख्ती नहीं। Last year I asked you to pray for me, and it's very obvious that you did, because I came through a very difficult period. Unfortunately, I've had a setback. I'm back in the hospital now, and I'm coming to you again, asking you to remember me in your prayers once more. And so I ask you again, if it's not too much, that you can remember me in your prayers. I'm a great believer in the power of prayers. I think the already above is 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. चले जाते जाते आज बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच होती है। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं तो मुश्किलें भी रास्ते बन जाती है। याद रखिए, हर चुनौती में छुपा होता है एक नया अवसर, इसलिए हार मत मानो। चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।